नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 5 दुष्प्रेरण के अपराध के विषय में अध्ययन करेंगे। आईपीसी के चैप्टर 5 में अबेटमेंट सेक्शन 107 टू 120 तक प्रावधान किया गया है। धारा 107 से 120 तक दुष्प्रेरण के अपराध के विषय में प्रावधान किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 107 में दुष्प्रेरण के अपराध को परिभाषित किया गया है कि दुष्प्रेरण का अपराध कब माना जाएगा। तो धारा 107 के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेक्शन 107 एक व्यक्ति किसी बात को करने का दुष्प्रेरण करता है, यानी कोई भी बात दुष्प्रेरण तब मानी जाएगी जब वह पहला, दूसरा, तीसरा, यानी एक व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है तो 3 तरीकों के द्वारा कर सकता है। पहला होगा उकसा करके, इंस्टिगेट करके। दूसरा होता है आपराधिक षड्यंत्र या उसके शामिल होकर के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के द्वारा। और तीसरा होता है सहायता के द्वारा, किसी प्रकार की एड यानी सहायता के द्वारा। तो कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है कब? पहला, वह किसी बात को करने के लिए उकसाता है, अर्थात एक व्यक्ति को किसी बात को या किसी ऐसी थिंग्स को करने के लिए इंस्टिगेट करता है, उकसाता है, तो उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण होता है। दूसरा, वह उस बात को करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों से जो मिलकर के कोई षड्यंत्र रचा है, आपराधिक षड्यंत्र है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उसमें शामिल होता है और उस षड्यंत्र में जो ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था, उसके अनुसरण में कोई इलीगल एक्ट एंड ओमिशन, अवैध कार्य या लोभ घटित हो जाए। तो दूसरा, ऐसा व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होकर के उसके अनुसरण में कोई अवैध कार्य या लोभ करता है तो वे उस बात का दुष्प्रेरण करता है, कहा जाता है। और तीसरा, उस बात को करने के लिए किसी अवैध कार्य या लोभ के द्वारा सहायता करता है, यानी बाई एड। सहायता के द्वारा भी दुष्प्रेरण होता है। जो अपराध किया गया था उसे पहले या बाद में या अपराध करते समय इलीगल एक्ट एंड ओमिशन, अवैध कार्य या लोभ के द्वारा उसको आसान बनाता है, उसमें सहायता करता है, तो वे दुष्प्रेरण करता है, कहा जाएगा। तो सेक्शन 107 के अकॉर्डिंग अबेटमेंट ऑफ ए थिंग्स, यानी कोई भी बात दुष्प्रेरण तब मानी जाएगी। फर्स्ट, वो व्यक्ति क्या करता है? दूसरे को उकसाता है, उकसाने के द्वारा, इंस्टिगेट। सेकंड, आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के द्वारा। और थर्ड, एड, सहायता के द्वारा। तो सामान्य शब्दों में कोई भी व्यक्ति क्या करता है? दूसरे व्यक्ति को किसी बात को करने के लिए उकसाता है, इंस्टिगेट करता है, या आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उसमें इंक्लूड होता है। और तीसरा, उसमें सहायता करता है, एड देता है, तो वे दुष्प्रेरण का अपराध करता है, कहा जाएगा। दुष्प्रेरण का मतलब होता है, एक तो होती है प्रेरणा और उसके आगे उपसर्ग लगाए दुष् और प्रेरण। तो प्रेरणा दी जाती है, अच्छी होती है, लेकिन दुष्प्रेरणा दी जाती है, वो किसी गलत कार्य को करने के लिए प्रेरणा दी जाती है, वो दुष्प्रेरणा होती है। उसी तरह अबेटमेंट का अपराध है। इसमें क्या क्या शामिल है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को भड़काता है, किसी बात के लिए भड़काता है, वो भी दुष्प्रेरण है। प्रेरित करता है कि आपको ये कार्य करना चाहिए, आपके अध्यात्मक में है, कैसे भी है, उसको प्रेरित करता है, या प्रोत्साहित करता है, या उसे लुभाता है, लालच देता है, या उसे उत्तेजित करता है, या उसका मैनेजमेंट करता है, या कोई कंसल्ट एडवाइस देता है, परामर्श देता है, या कोई ऑर्डर देता है। ये सब जो कार्य है वो दुष्प्रेरण की कैटेगरी में आएगा। और आईपीसी की धारा 107 में दुष्प्रेरण के अपराध को परिभाषित किया गया है। अब 107 में स्पष्टीकरण दिए गए हैं, कुल 2 स्पष्टीकरण हैं। सबसे पहला स्पष्टीकरण देखते हैं, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट।
कि कोई व्यक्ति, ये जो पहला स्पष्टीकरण है ये 107 के फर्स्ट पॉइंट यानी उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण से संबंधित है। फर्स्ट जो टॉपिक था उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण, उससे रिलेटेड है। स्पष्टीकरण फर्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यवतेशन करता है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति है वो इंटेंशनली या विलफुल क्या करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, और कोई मटेरियल फैक्ट है, कोई तात्विक तथ्य है, उसको जानबूझकर छिपाता है, जिसको प्रकट करने के लिए बाउंड है, जिसको बताने के लिए बाउंड है, उसको जानबूझकर छिपाता है, तो ये माना जाएगा कि उसने क्या किया है, उकसाया है, किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाया है। तो पहला स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको किसी बात की जानकारी है, कोई मटेरियल फैक्ट है वो उसके नॉलेज में है, उसको वो क्या करता है, विलफुल जानबूझ करके मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, या कोई मटेरियल फैक्ट है उसको क्या करता है, वो छिपाता है, उस तथ्यों को छिपाता है, तो ये माना जाएगा कि वो उस कार्य को करने के लिए इंस्टिगेट यानी उकसाता है, और उकसाने के आधार पर दुष्प्रेरण का अपराध करता है। जैसे एग्जाम्पल है इसमें कि एक लोक सेवक है जो न्यायालय के वारंट से किसको पकड़ने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे एक पुलिस वाला वारंट लेकर के और किसी मोहल्ले में आता है कि एक्स नाम का व्यक्ति कौन है, मुझे उसे गिरफ्तार करना है। यहाँ पर ए खड़ा मिलता है इस पुलिस वाले को, और पुलिस वाला उस ए से पूछता है कि आपके मोहल्ले में एक्स नाम का कोई व्यक्ति है क्या। यहाँ ए जानता है एक्स नाम के व्यक्ति को, लेकिन वो ए जानबूझकर मिथ्या व्यपदेशन करके और ये बताता है, बी का नाम लेता है कि यही वो एक्स व्यक्ति है, और पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करता है। तो यहाँ पुलिस वाले का तो कार्य अपराध नहीं है, 76 में प्रोटेक्ट हो जाएगा, लेकिन ए दुष्प्रेरण का अपराध करता है, उसके लिए दोषी होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स को जानता था कि ये व्यक्ति है, लेकिन जानबूझ करके मिथ्या दुर्व्यपदेशन करके उस तथ्य को छिपा करके उसने एक्स की जगह बी को पकड़वाया है, उसको अरेस्ट करवाया है, तो वो क्या होगा, दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दोषी है, उसने उस कार्य को करने के लिए उकसाया है। दूसरा स्पष्टीकरण देखते हैं, वो है 107 के तीसरे क्लोज से संबंधित। 107 का थर्ड जो क्लोज था वो क्या था कि सहायता के द्वारा कोई व्यक्ति किसी कार्य में सहायता करता है तो भी वो क्या माना जाएगा, दुष्प्रेरण माना जाएगा। थर्ड क्लोज है। अब सहायता कैसे की जाएगी उसको और एक्सप्लेन करने के लिए स्पष्टीकरण सेकंड है, एक्सप्लेनेशन 2। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कार्य किए जाने से पूर्व जो अपराध किया गया था उससे पहले या जब कार्य किया जा रहा था उस समय और कार्य किए जाने के पश्चात उसको इजी बनाता है, यानी उसको आसान बनाता है, तो वह सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण करता है कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 व्यक्तियों ने मिलकर के ये आपराधिक षड्यंत्र रचा कि हम एक बैंक में रॉबरी यानी लूट करेंगे, डाका डालेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति ने पहले उसके लिए वाहन उपलब्ध करवाया, उसकी रैंकी की। उसके बाद में जब लूट की जा रही थी तो एक व्यक्ति चौराहे पे खड़ा था, एक व्यक्ति उस बैंक के बाहर खड़ा था और 2 व्यक्ति लूट रहे थे। और उसके पश्चात साक्ष्य विलोपन करने में, सबूत मिटाने में भी जिसने सहायता की, या उन व्यक्तियों को शरण देने में, हार्बर आश्रय देने में भी जिसने सहायता की है, ये सब मिलकर के क्या कर रहे थे, अपराध से पहले अपराध कर रहे थे, उस समय अपराध के बाद में क्या किए, आसान बनाया, उसको सहायता की है। तो अबेटमेंट बाय एड, सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध माना जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है, आगे देखते हैं अपन कि 107 में तो दुष्प्रेरण का अपराध क्या है वो हुआ। अब देखते हैं 108 अबेटर, दुष्प्रेरक कौन है। दुष्प्रेरण का अपराध तो 107 में परिभाषित किया गया है। अब दुष्प्रेरक कौन है, तो सामान्य शब्दों में अपन ये देखें कि जो दुष्प्रेरण का अपराध करता है वो दुष्प्रेरक है, यानी जो भी व्यक्ति है वो 107 में बताए गए 3 तरीकों से अबेटमेंट का ऑफेंस करता है, वो अबेटर है।
चाहे वो सहायता के द्वारा, चाहे वो आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा, चाहे वो उकसाने के द्वारा। तो एक व्यक्ति उकसाने के द्वारा, आपराधिक षड्यंत्र या उसमें शामिल होकर के या सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करता है, उसे क्या कहेंगे? दुष्प्रेरक, अबेटर कहेंगे। एक 108 में कुल 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें प्रॉब्लम भी आती है। तो 108 के जो 5 स्पष्टीकरण हैं विद एग्जाम्पल इसको समझेंगे। दुष्प्रेरक कौन है? जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है। अब उसमें कौन कौन शामिल है ये उसको और एक्सप्लेन करता है। तो पहला स्पष्टीकरण देखते हैं, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। वो ये कहता है कि किसी कार्य को अवैध लोप करना अपराध का दुष्प्रेरण है, चाहे उसको करने के लिए ऐसा व्यक्ति बाउंड नहीं था। यानी दुष्प्रेरण में न केवल कार्य आता है, एक्ट आता है, अपितु इसमें लोप यानी ओमिशन भी शामिल है। कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसके द्वारा दुष्प्रेरण होता है, लेकिन कार्य न करना भी दुष्प्रेरण का अपराध है, चाहे उसको करने के लिए वो बाउंड बाय लॉ नहीं हो, विधि के द्वारा बाउंड नहीं हो, फिर भी वो क्या होगा? दुष्प्रेरण का अपराध होगा। जैसे एक जेल पर सुरक्षा प्रहरी का कर्तव्य है कि वो कैदियों पर निगरानी रखे, लेकिन वो निगरानी नहीं रखता है और किसी दूसरे को निगरानी न रखने के लिए उकसाता है साथी को, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? ओमिशन कर रहा है, तो अवैध लोप कर रहा है, उसके द्वारा भी क्या हो सकता है? दुष्प्रेरण का अपराध हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो स्पष्टीकरण है सेकंड, वो ये कहता है कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव से कारित किया जाए। दो है इसमें, दूसरे में दो चीज़ है कि दुष्प्रेरण के अपराध के लिए ये आवश्यक नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है पहला कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, वो जो अबेटमेंट का जो एक्ट है वो कमिट होना आवश्यक नहीं है। और दूसरा है उसी प्रभाव से, जैसा दुष्प्रेरक ने मैनर बताया था उसी मैनर से वो कार्य होना आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला दृष्टांत क्या कहता है? देखो, दूसरे स्पष्टीकरण में दो बातें हैं। पहला है कि जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया था वो कार्य आगे होना जरूरी नहीं है। जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया था उसने उस कार्य को मना कर दिया करने से, तो भी वो अपराध है, दुष्प्रेरण करने वाला दोषी है, तो वो कार्य होना आवश्यक नहीं है। इसका पहला दृष्टांत देखते हैं। जैसे सी की हत्या करने के लिए, सी का मर्डर करने के लिए बी को क्या उकसाता है, यानी ए क्या हो गया? दुष्प्रेरक है, वो बी को उकसाता है, इंस्टिगेट करता है कि तू सी को मार दे। यहाँ पर बी ऐसा करने से इनकार कर देता है। बी कहता है कि नहीं नहीं, मेरी आत्मा साथ नहीं देती है, मैं सी का वध नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ए ने बी को किस कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया था? कि सी की हत्या के लिए। लेकिन बी ने वो दुष्प्रेरण का कार्य नहीं किया, उसने हत्या करने से मना कर दिया गया है। यहाँ बी तो दोषी नहीं है, उसने कार्य करने से मना कर दिया गया है, लेकिन ए दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी है, क्योंकि स्पष्टीकरण सेकंड कहता है कि वो दुष्प्रेरित कार्य होना आवश्यक नहीं है। अगर उसका दुष्प्रेरण कर दिया गया है तो वो दुष्प्रेरक दोषी होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा अपने स्पष्टीकरण में दूसरा पॉइंट ये था, पहला तो ये था कि दुष्प्रेरित कार्य होना आवश्यक नहीं है, दूसरा पॉइंट ये था कि उसी प्रभाव से होना आवश्यक नहीं है। तो उसके लिए दूसरा दृष्टांत देखते हैं, बी दृष्टांत। वो ये कहता है, जैसे मान लो एक व्यक्ति कहता है, दूसरे को दुष्प्रेरित करता है। जैसे ए बी को कहता है कि सी का मर्डर करना है, लेकिन मर्डर कैसे करना है उसका, अपन इसको और इजी तरीके से समझते हैं कि ए कहता है बी को कि सी की टांग तोड़नी है, यानी घोर उपत्ति गिरवेश हर्ट कार्य करनी है। तो ए ने बी को कहा कि सी की क्या करनी है? घोर उपत्ति कारित करनी है, और पैर की जो हड्डी है उसके 3 टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर ए ने दुष्प्रेरण किया बी को और क्या कहा कि मैं कह रहा हूँ उसी इफेक्ट से काम होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ जैसे ही काम होना चाहिए,
तो यहाँ स्पष्टीकरण सेकंड क्या कहता है, उसी प्रभाव से कार्य होना आवश्यक नहीं है। वहाँ पर बी जाता है सी के पास में और मारपीट करता है, थोड़ी ज़्यादा लग जाती है, सिर पे चोट लग जाती है और सी की मृत्यु हो जाती है, या टांग जो तोड़नी थी उसने हाथ तोड़ दिया, तो फिर भी ए क्या होगा, दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दोषी है। क्यों? क्योंकि ए ने जिस इफेक्ट से, जिस रीति से, जिस मैनर से अपराध कारित करने के लिए कहा था, वो रीति इफेक्ट से अपराध कारित होना आवश्यक नहीं है, वो अबेटमेंट के अपराध के लिए लायबल है। तो स्पष्टीकरण सेकंड क्या कहता है कि दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दुष्प्रेरण का अपराध होना आवश्यक नहीं है, और दूसरा उसी प्रभाव से होना आवश्यक नहीं है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्पष्टीकरण की ओर। वो ये कह रहा है कि दुष्प्रेरण का अपराध कमिट करने के लिए, अबेटमेंट के अपराध को कमिट करने के लिए, गठित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि जो अबेटर है, जो दुष्प्रेरक है, या जो व्यक्ति दुष्प्रेरण का कार्य कर रहा है, वो विधि के द्वारा समर्थ नहीं हो, कैपेबल बाय लॉ, विधि के द्वारा समर्थ होना आवश्यक नहीं है, और उसी इंटेंशन और नॉलेज से भी कार्य होना आवश्यक नहीं है। स्पष्टीकरण थर्ड ये कहता है कि जिस व्यक्ति को उकसाया गया है, एक तो हो गया उकसाने वाले को क्या कहते हैं, अबेटर, दुष्प्रेरक, और आगे जो कार्य कर रहा है, जो अपराधी है, वो व्यक्ति कैपेबल बाय लॉ होना आवश्यक नहीं है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है उससे समझते हैं। पहला दृष्टांत लेते हैं। ए दुष्प्रेरक हो गया, अबेटर हो गया, वो बी को, जिसकी आयु 6 वर्ष है, उसको कहता है कि रिवॉल्वर लेकर के सी की हत्या कर दो। तो यहाँ पर ए ने बी को उकसाया, उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण किया कि सी की हत्या कर दो, और बी सी की रिवॉल्वर से गोली चला करके हत्या कर देता है। यहाँ पर ए दुष्प्रेरक के अपराध के लिए दोषी है, यद्यपि बी अपराध के लिए दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि आईपीसी की धारा 82 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। अगर 7 ईयर से कम आयु का कोई बालक है तो अपराध कर ही नहीं सकता, तो वो तो अपराधी नहीं होगा, लेकिन ए इस अपराध के लिए दोषी होगा। तो ये स्पष्टीकरण 3 क्या कहता है? ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, यानी दुष्प्रेरक ने, अबेटर ने जिस व्यक्ति को उकसाया है, वो कैपेबल बाय लॉ, विधि के द्वारा समर्थ होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर सी का मर्डर किसने किया? बी ने, एक 6 साल के लड़के ने। तो वो विधि के द्वारा तो सक्षम नहीं था, अपराध करने के लिए सक्षम नहीं था, वो बी तो लायबल नहीं है। लेकिन ए ये नहीं कह सकता कि ये अपराध तो 6 साल के लड़के ने किया, वो लायबल नहीं है तो मैं भी लायबल नहीं हूँ। नहीं, ए ने बी को उकसाया है तो वो दुष्प्रेरण का अपराध करता है। बी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है, लेकिन ए मर्डर के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा दृष्टांत है कि कोई भी व्यक्ति है जो एक पागल व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड है, उसको किसी अपराध करने के लिए उकसाता है। ए ने बी जो अनसाउंड माइंड है उसको किसी अपराध करने के लिए इंस्टिगेट करता है, उकसाता है, और वो पागल व्यक्ति अपराध कारित कर देता है। तो वहाँ पर पागल व्यक्ति तो क्या होगा? अपराध के लिए दोषी नहीं है। सेक्शन 84 आईपीसी का अनसाउंड माइंड किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको उकसाया है और उसने जो अपराध किया है, तो उसके लिए वह अबेटमेंट के अपराध के तहत वो क्या होगा? दोषी होगा। तो थर्ड जो स्पष्टीकरण है वो क्या कहता है? वो यही कहता है कि जिस व्यक्ति को किसी अपराध को करने के लिए उकसाया गया है, वो व्यक्ति उस अपराध को करने के लिए सक्षम होना आवश्यक नहीं है। वो व्यक्ति सक्षम होना आवश्यक नहीं है, चाहे वो सक्षम हो, कैपेबल हो या नहीं हो। जिस व्यक्ति ने उकसाया है वो उकसाने के लिए, अबेटमेंट के लिए, अपराध के लिए दोषी होगा। ये जो दृष्टांत है ABCD, इसका अध्ययन कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट लेते हैं स्पष्टीकरण 4, एक्सप्लेनेशन 4। स्पष्टीकरण 4 ये कहता है कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है, क्योंकि धारा 107 में अबेटमेंट भी खुद क्या है? अपराध है। तो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण करना, यानी अबेटमेंट का अबेटमेंट करना भी क्या है? ऑफेंस है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं एक, ए ने बी को उकसाया
कि एक्स नाम के व्यक्ति की हत्या करनी है। यहाँ पर बी ने एक्स की हत्या नहीं की और बी ने आगे सी से कहा कि आप एक्स नाम के व्यक्ति की हत्या कर सकते हो। सी ने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। सी ने आगे डी से कहा कि आप एक्स नाम के व्यक्ति को मर्डर कर सकते हो क्या? उसने कहा कर सकते हैं। और फिर डी ने एक्स नाम के व्यक्ति का मर्डर किया। तो यहाँ पर देखो, ए ने तो बी को उकसाया था, ए ने सी और डी को तो उकसाया नहीं था, उसको आगे किसने? बी ने, सी ने, डी ने उकसाया गया था। तो उन्होंने क्या किया? दुष्प्रेरण के अपराध का दुष्प्रेरण, पहले ए ने दुष्प्रेरण किया बी को, फिर बी ने दुष्प्रेरण के अपराध को दुष्प्रेरित किया सी को, और सी ने दुष्प्रेरित किया डी को। तो दुष्प्रेरण का अपराध भी दुष्प्रेरण होने के कारण सभी अबेटमेंट के अपराध के लिए क्या होंगे? दोषी होंगे। जिसने भी दुष्प्रेरण के अपराध के लिए उकसाया है वो सब दोषी है। स्पष्टीकरण 5 लेते हैं, 5वां। वो ये कहता है कि दुष्प्रेरण का अपराध अपने देखा था धारा 107 में 3 तरीके से होता है। पहला उकसाने के द्वारा, दूसरा आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा और तीसरा सहायता के द्वारा। तो सेकंड जो टॉपिक था 107 का कि आपराधिक षड्यंत्र या उसमें शामिल होकर के दुष्प्रेरण का अपराध करना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए 5वां स्पष्टीकरण है कि यदि षड्यंत्र के द्वारा कोई दुष्प्रेरण किया जाता है, आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के द्वारा, तो उसके लिए उस व्यक्तियों के साथ में उसकी योजना का पता होना ही पर्याप्त है, उसमें शामिल होना आवश्यक नहीं है। यानी ये आवश्यक नहीं है कि उस वक्त किस व्यक्ति के साथ में योजना बनाए, उसके लिए सम्मिलित होना ही पर्याप्त है। यानी जब मान लो 5 व्यक्तियों ने मिलकर के कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र रचा, उन्होंने क्या प्लान बनाया, किस तरीके से अपराध करेंगे, उस प्लान का सबको 5 को पता होना आवश्यक नहीं है। यदि 5 व्यक्ति में से उस प्लान में शामिल हो गए, इंक्लूड हो गए, तो वो षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के दोषी होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, सामान्य शब्दों में आप समझे। स्पष्टीकरण 5 ये कहता है कि कोई षड्यंत्र आपराधिक षड्यंत्र रचा गया है, उसकी क्या प्लान है उसको उन सभी व्यक्तियों को नॉलेज होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति उसमें शामिल हो गया वो दुष्प्रेरण का अपराध करता है, उसके लिए षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए, बी और सी, इन 3 व्यक्तियों ने मिलकर के ये योजना बनाई कि हम एक्स को पॉइजन यानी जहर दे करके हत्या करेंगे। तो जो प्लान बनाया वो किसने बनाया? ए, बी, सी, इन तीनों ने मिलकर बैठ के प्लान बना लिया कि मान लो ए व्यक्ति है वो जाएगा और एक्स को पॉइजन दे करके मारेगा। तीनों ने प्लान बनाई और इस प्लान का पता किसको था? केवल 3 का था। अब उनमें से वो व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति या तीनों ही जाते हैं और वो एक शॉपकीपर, दुकानदार के पास जाते हैं और वहाँ से वो पॉइजन जहर खरीदते हैं और दुकानदार को ये कहते हैं कि हम एक्स का मर्डर करेंगे जहर दे करके और आप हमें पॉइजन उपलब्ध करवाओ। यहाँ दुकानदार जहर दे देता है और ए उस एक्स को वो पॉइजन देने से उसकी मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ पर ए, बी, सी तीनों ही आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हुए और दुष्प्रेरण के अपराध के लिए 302 लगेगी, मर्डर के लिए दोषी है, और दुकानदार भी दोषी है, उस पर भी दुष्प्रेरण के अपराध के तहत 302 लगेगी। क्यों? क्योंकि स्पष्टीकरण 5 ये कहता है कि योजना का पता होना आवश्यक नहीं है। क्या प्लान बना था? वो ABC में बना था, दुकानदार को पता नहीं था, लेकिन वो आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हो गया। उन्होंने कह दिया कि हम मारेंगे। अब कौन मारेगा, क्या मारेगा, उस योजना में शामिल होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसको ये नॉलेज था कि जो मैं पॉइजन दे रहा हूँ उसे एक्स का मर्डर होगा, और वो साहस्य उसमें क्या होता है, शामिल होता है। उसमें जैसे ही शामिल हुआ तो षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी है। तो धारा 108 क्या कहती थी कि दुष्प्रेरक कौन है, अबेटर कौन है? जो अपराध करता है, दुष्प्रेरण का अपराध करने वाला दुष्प्रेरक है। और इसमें टोटल 5 स्पष्टीकरण हैं जिसको एग्जाम्पल से हमने समझा। तो 107 देखी, अबेटमेंट क्या है सेक्शन 107 में। उसके बाद 108 में अबेटर कौन है उसका भी क्या किया, अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि इसके केस लॉज, न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण जो डिसीजन हैं वो देखते हैं। धारा 107 में
दुष्प्रेरण में आपने देखा था कि दुष्प्रेरण 3 तरीके से होता है। पहला उकसाने के द्वारा, इंस्टिगेट करके, दूसरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा, और तीसरा सहायता के द्वारा। तो एक केस था सम्राज्ञी वर्सेस मोहित पांडे। सम्राज्ञी वर्सेस मोहित पांडे। इस केस में क्या फैक्ट थे वो देख लेते हैं पहले। कि एक पति की मृत्यु होगी और पति की मृत्यु के पश्चात उसकी अंत्येष्टि में पूरे गांव और मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और उसको सती होने के लिए उकसाने लगे और सती माता की जय, सती माता की जय नारे लगाने लगे और वो महिला सती होने के लिए तैयार हुई और अपनी पति की चिता के साथ जल करके वो सती हो गई। या न्यायालय ने उस शव यात्रा में वहाँ पर जो सभी व्यक्ति मौजूद थे उन सबको दुष्प्रेरक के रूप में दोषी माना। कोर्ट ने यह कहा कि जहाँ बोलने का कर्तव्य था वहाँ मौन रहना भी क्या है, दुष्प्रेरण है। जब वो महिला सती हो रही थी, इलीगल कार्य कर रही थी, तो उस समय वहाँ मौजूद व्यक्ति कोई बोला नहीं। इसका मतलब बोलने का ड्यूटी थी उनकी, फिर भी वो मौन रहे, इसीलिए वो क्या है, दुष्प्रेरक के अपराध के दोषी हैं। किसके द्वारा? पहला पॉइंट 107 का उकसाने के द्वारा इंस्टिगेट कर दिया उन्होंने। उसी तरह दूसरा केस यही था, तेज सिंह वर्सेज स्टेट, तेज सिंह बनाम राज्य वाला। इसमें भी वही था कि पूरी भीड़ चल रही थी और वो सती माता की जयकारे लगा रही थी और वो महिला पति की चिता के साथ में क्या हो गई है, सती हो गई है। तो यहाँ पर उकसाने के द्वारा सभी व्यक्ति उसको उस आपराधिक कार्य करने के लिए उकसा रहे थे, तो उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध के दोषी माने गए थे। अगर कोई चाइल्ड मैरिज होती है या कोई अवैध विवाह होता है, लॉ के तहत इलीगल नहीं होता है, और उस इलीगल के विवाह को संपन्न करवाता है, तो वहाँ पर उसका जो पंडित होता है वो भी क्या होगा, दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दोषी है। केस था सम्राट वर्सेज उम्मी। सम्राट वर्सेज उम्मी में यही था कि कोर्ट ने कहा कि जो इलीगल विवाह होता है उसके लिए पंडित भी क्या हो रहा है, उसको क्या कर रहा है, अबेटमेंट कर रहा है, सहायता कर रहा है, सहायता के द्वारा तीसरे पॉइंट के तहत वो क्या होगा, दोषी होगा। तो जो चाइल्ड मैरिज होती है उसमें जितने भी जो बाराती जाते हैं ना, उस पर धारा 107 के तहत दुष्प्रेरण का अपराध लग सकता है ना, और पंडित पर भी लग सकता है। एक रोचक केस है ब्रजलाल वर्सेज एम्परर। ब्रजलाल वर्सेज एम्परर। इसमें क्या हुआ कि एक पति ने अपनी पत्नी को कहा कि यदि आप मर जाओ तो मेरे को मुक्ति मिलेगी, मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और पत्नी ने ऐसा ही किया कि पतिदेव आपकी इच्छा को पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है, और उसने क्या की, सुसाइड कर ली कि यदि आपको क्या हो, मुक्ति मिले। तो यहाँ पर न्यायालय ने क्या हुआ, उसे दोषी माना गया था। किसके लिए? 107 के लिए, तो कि उसने उसको किसी इलीगल कार्य को करने के लिए उकसाया था, और दहेज के लिए भी क्या किया था, पहले वो तंग करता था तो उसे आत्महत्या करने के लिए क्या है, उकसाया था। पहले दहेज के लिए भी मांग करता था। तो 107 में ये कुछ इम्पोर्टेंट केस लो थे। उसके अलावा सेक्शन 108A धारा 108A भारत के बाहर अपराधों का दुष्प्रेरण। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है, भारत में बैठा हुआ भारत के बाहर अपराध करता है, तो भी वो क्या होगा, दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दोषी होगा। ये पहले धारा नहीं थी। क्वीन एम्परर वर्सेस गणपत राम का एक मामला आया था, उसके बाद में जोड़ी गई थी। यानी कोई भी व्यक्ति इंडिया में बैठा बैठा किसी भारत के बाहर अपराध के लिए अमेंडमेंट करता है तो धारा 108A लागू होती है। केस था क्वीन एम्परर वर्सेस गणपत राम। इस केस के डिसीजन के बाद में ये धारा लागू हुई थी। एक इसमें इम्पोर्टेंट केस आता है, इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है 114 114 धारा 114। वो ये कहती है कि जो अबेटर है वो जो अपराध किया जा रहा है उस घटनास्थल पर उपस्थित हो जाता है तो किसके लिए दोषी होता है। जैसे मान लो ए ने बी को उकसाया कि सी की हत्या करनी है, तो यहाँ पर ए क्या हो गया, अबेटर, और बी सी की हत्या करने वाला मुलजिम हो गया। यहाँ पर जब बी सी की हत्या कर रहा था उस दुष्प्रेरण के अनुसार, तो ए को विश्वास नहीं हुआ और वो उस घटना स्थल पर चला गया कि मैं देखता हूँ कि बी सी को मारता है या नहीं मारता है।
अब यहाँ जैसे ही बी ने सी का मर्डर किया तब दुष्प्रेरक था जो अबेटर था ए वहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद था। अब यहाँ पर 302 का जो मर्डर किया गया अपराध हुआ है उसके लिए बी तो 302 लग जाएगी। ए दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दोषी है या मर्डर के अपराध के लिए दोषी है, तो धारा 114 कहती है कि वो मर्डर के लिए, दुष्प्रेरण के लिए नहीं है। अगर वो वहाँ उपस्थित हो जाता है, जो घटनास्थल पर हो जाता है, वहाँ जो ये उपस्थित हो जाता है, तो उस कार्य और अपराध के लिए दोषी होगा, न कि अपराध के दुष्प्रेरण के लिए। वहाँ पर सीधे वो मर्डर के लिए दोषी है, अबेटमेंट के अपराध के लिए दोषी नहीं है। और कुछ जो इसमें 107 से 120 तक का चैप्टर है, आगे इसमें पनिशमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है कि कौन कौन से अपराध में, इस दुष्प्रेरण के अपराध में दंड कितना दिया जाएगा, वो आप देख लेना। तो स्टूडेंट्स, आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और महाविद्यालय के जो सरकारी चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें ताकि किसी को अधिक से अधिक लाभ मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।